गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 मई और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी जो है ना हेल्प करेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो यूपीएससी का एग्जाम है 25 मई को, फिर आपका यूपीपीसीएस का मेंस है आपका, फिर बीपीएससी का आपका प्रीलिम्स होने वाला है। तो उन तमाम एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़पेपर। और ये जो आप फीडबैक देख रहे हैं ना, ये हमारे व्यूअर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन्हें पसंद आता है वो लोग अपना फीडबैक देते हैं, जिन्हें नहीं आता वो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज का न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट है ना, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक जो है ना, जो सिंधु जल संधि है ना, वो सस्पेंड रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ फैक्ट याद रखिएगा जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। जो सिंधु जल संधि जो हुआ था 1960 में, तो इसमें पता है मध्यस्थता कौन किया था? वर्ल्ड बैंक किया था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, स्टूडेंट को तो वहां पे आईएमएफ लिख देगा या यूएनओ लिख देगा। ठीक है, तो अगर आप बार बार फैक्ट को आप रिवीजन कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो आपको याद हो जाएगा वो। तो वर्ल्ड बैंक वाला पूछ लेगा आपसे। दूसरा क्या पूछेगा? किसी वर्ष में हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे सिंधु नदी का जो है ना सहायक नदी, सिंधु का जो सहायक नदी जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, राबी, ब्यास, सतलज हो गया, सबका सीक्वेंस याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ वाला। ठीक है, ये हो गया। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, अभी हमारे जो है कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। ये भी फैक्ट याद रखेंगे आप। इन्होंने ही जो है बताया है कि अभी क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा कैबिनेट सचिव। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कुछ खास बात नहीं। सेकंड आते हैं यहाँ पे, एवरेस्ट शिखर से उभरते समय भारतीय पर्वतारोही। कुल मिलाकर यहाँ पे जो ना माउंट एवरेस्ट, आपको पता है ना दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हिमालय का पार्ट है, सभी जानते हैं कि इसका जो हाइट है ना 8848.86 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये किस श्रृंखला में? जैसे हिमालय का जो है ना, आप देखोगे ट्रांस हिमालय होता है, ग्रेट हिमालय होता है, मध्य हिमालय होता है, शिवालिक होता है। तो आपको बता दें ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का जो है यहाँ पे। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यायमूर्ति है ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और इनका जो है ना रिटायर्ड हुए हैं, सेवा निवृत्त हुए हैं वो। इनका नाम याद रखेंगे, बेला त्रिवेदी। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि हाल ही में बेला त्रिवेदी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, सुर्खियों में रहते हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इनका महत्वपूर्ण फैसला में आप देखोगे ना, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस, आपको पता है ना 10% का आरक्षण मिलता है इनको नौकरी में और यहाँ पे और पढ़ाई में, मतलब एजुकेशन में। तो ये 10% का जो आरक्षण है ना, जो फैसला दिया गया था ना जो संविधान पीठ के द्वारा, उसमें ये एक महत्वपूर्ण जो थे, मतलब उसमें ये शामिल थे। ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और और क्या, 102 वाला भी आप याद रखिएगा, जो ओबीसी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर किया गया। दो फैक्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, इसका डिसाइड कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने, इनके नेतृत्व में एक फैसला दिया गया था कि जो उप वर्गीकरण होता है ना, जैसे ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाया गया ना। जो लोग गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनको जो है ना नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाता है और उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। उसी प्रकार उप वर्गीकरण के लिए ना एसटी एससी में भी बात चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य को ये अधिकार है ना कि उप वर्गीकरण कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, स्टेट में ना कि यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे हरियाणा के बारे में। न्यूज दिया गया, क्या न्यूज दिया गया यहाँ पे? तो हरियाणा में ना, अभी आप देखोगे जनवरी से लेकर अप्रैल में 4000 से अधिक लोग जो है ना लापता हो गए, गुम हो गए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये जो लापता और गुम हो गया ना, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना बहुत बड़ा चैलेंजेस दिखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मानवाधिकार आयोग है, उन्होंने भी सख्त टिप्पणी की है कि जो आंकड़े हैं ना, ये सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है। ठीक, साथ में आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये लोग लापता हो गए, जैसे महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, तो इनका कहाँ पे लोग जो है यूज हो सकता है? आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिलाएं, जो जो बच्चे हैं जो गुम हो गए, लापता हो गए, उनका जो है मानव तस्करी के रूप में यूज हो सकता है, बंधुआ मजदूरी के रूप में, यौन शोषण, देह व्यापार, आवेदन, इन तमाम जो है ना कामों में जो है यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना होगा ना। तो यहाँ पे जो आयोग दिख रहे हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आप याद रखिएगा। आयोग देख के जो है ना कंफ्यूज लोग कर जाते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट जो है ना कमीशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको 1992 में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो है अखंडता है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार जो है ना अब अपनी नीति को चेंज कर रही है। और उस नीति, जो नया नीति बना रही है ना, उसमें पाकिस्तान को केंद्र में रख रही है। मतलब जो फॉरेन पॉलिसी है भारत का, अब उसमें चेंजेस किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान को उसमें केंद्र में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना वाला जो है ना पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, अरबों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ। ठीक है, अभी जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें चाइना जो है ना पाकिस्तान का सपोर्ट करता नजर आया। भारत ने देख लिया कि अब जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है ना उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि अब जो रणनीतिक चुनौती नए नए उभर कर आएंगे। उस नए नीति का नाम पता है क्या नाम रखा गया है? न्यू नॉर्मल। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत ने अपने विदेश नीति में चेंजेस किया है, आप इसको किस नजर से देखते हैं, कमेंट करें। तो आपको नॉर्मल जो है नीति के बारे में बात करना होगा। आपको बात करना होगा कि इस नीति में जो ना पाकिस्तान को केंद्र में रखकर जो नीति को यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जो अरबों जो है यहाँ पे चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया है, और चाइना तो उसका पक्ष लेगा ही लेगा। ठीक है, क्योंकि भारत का चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा विवाद है। और आप देखोगे कि चाइना जो है ना भारत के क्षेत्रों को अपना क्षेत्र कहने का बार बार जो है दावा करते रहता है, लेकिन भारत जो है ना बार बार इसका जवाब देता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अब भविष्य में क्या चुनौती हो सकता है? तो पाकिस्तान जो है ना चाइना के गोद में बैठ के जो भारत की चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अपना जो फॉरेन पॉलिसी है अब उसमें चेंजेस किया जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल पढ़िएगा, और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, जैसे चाइना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ इस आर्टिकल में कि चाइना जो है ना पाकिस्तान में जो पीओके है हमारा, जो हमारा क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है, वहां पे पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास हो रहा है, जो भारत की संप्रभुता के लिए क्या है, खतरा है। भारत की सॉवरेनिटी को क्या दिया गया है, चैलेंज किया गया है, और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है। क्लियर है? साथ ही आपको बता दें, चाइना जो है ना पाकिस्तान में मंदारिन जो लैंग्वेज है, पूछ सकता है आपसे कि मंदारिन लैंग्वेज जो है ना किस देश का है, तो चाइना का है। और वहां पे कंपलसरी कर दिया गया है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में, कि आप जो है ना मंदारिन सिखाइए सबको। आपको ये बता दें कि वहां पे मेट्रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है ना सब चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20-30 साल में जो है ना वहां पे पूरा का पूरा चाइना कंट्रोल करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अपना है नहीं अब। क्लियर है? तो ये आर्टिकल पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछेगा कि भारत ने अभी अपना फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस किया है, और आप इसे किस तरह से देखते हैं, सुझाव दे, कमेंट करें, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछेगा कि न्यू नॉर्मल नीति क्या है, और ये किस प्रकार भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी हितों को साधने में कारगर साबित हो सकता है, इसके जो है आप गुण या दोष बताएं। ठीक है, और आपको बताते हैं भारत का जो स्थिति है ना एशिया में, भारत की जो स्थिति है, उत्तर में क्या है, हिमालय है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, और ये पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश है, और यहाँ पे म्यांमार है, चाइना है। ठीक है, तो भारत के लिए जो है ना ऐसा स्थिति में जहां पे अवसर भी है भारत के लिए और चुनौती भी है। तो क्या क्या अवसर है, क्या क्या चुनौती, पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे और भी टॉपिक कवर करना है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बात किया गया है जो रसिया में एक बरसी बनाया जा रहा है 80 साल का। ठीक है, जब जर्मनी को हराया था रसिया ने, उसी के जीत के उपलक्ष्य में जो है ना ये बरसी जो है हर साल मनाया जाता है। इसको विजय दिवस के नाम भी कहा जाता है। ये डेटा कभी कभी पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या सीख सकता है पूरा विश्व? इससे यही सीख सकता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो किस तरह जर्मनी का जो नाजी जो वहां पे सत्ता था, जो अधिनायकवाद था, वो कितना खतरा था लोगों के लिए, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में या आपका जहां पे इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे बात किया गया है, ये जो है ना व्यूअर के द्वारा लिखा जाता है, और ये सब जो आपको बहुत हेल्प करेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे कंबाइंड फैमिली बोलते हैं ना इसको, संयुक्त फैमिली, और एक होता है न्यूक्लियर फैमिली जिसमें माता पिता और बच्चे, एक बच्चे रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली हो गया, और ये संयुक्त फैमिली हो गया। तो किस प्रकार हमारा संयुक्त फैमिली जो है ना वेस्टर्न कल्चर के कारण क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन अब देखोगे ना वेस्टर्न कल्चर जो है ना अपना रहा है संयुक्त फैमिली को, तो भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए। अभी आप देखोगे ना भारत के कुछ लोग हैं
भारत में जो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न जो है ना वहाँ पे ऐसा अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं ना कि वो अपने आप को कुल दिखाने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के बाद। ठीक है, तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, अपना कल्चर को प्रमोट करना है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो ना बाकी लोग भी वही करता है, वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, और भारत जो है ना वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है, जो पूरा विश्व को एक परिवार मानता है। तो ये सब विचार को अब पूरा वेस्टर्न जो है ना कंट्री मान रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल वो लोग मानेंगे ही मानेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया। सबसे पहले जो है ना जनवरी 2015 में बना था। ये फैक्ट जो है ना अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन 2-3 साल पहले एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा था, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फैक्ट को अगर बार बार आप देखेंगे नहीं तो चीज भूल जाते हैं। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना वो पदेन मतलब एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। कभी कभी मेंस में जो है ना योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में कंपेयर करके पूछ लेता है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या समानता है, वो किस प्रकार जो है ना चाइना मतलब योजना आयोग को खत्म किया गया था, क्या पीछे इसके कारण थे। तो ये सब चीज आप मेंस में आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे तो कुछ खास यहाँ पे नहीं। ठीक है, हाँ इतना याद रखिएगा, नीति आयोग में ना राज्य के सीएम, यूटी के जो गवर्नर होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर होते हैं वो शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी शामिल होता है इसमें, याद रखिएगा। तो इसमें जो है ना पूरा का पूरा फेडरल बनाया गया है, लेकिन योजना आयोग था ना फेडरल नहीं था, वो सेंट्रिक था, उस पर केंद्र कंट्रोल करता था। राज्य को कितना संसाधन मिलेगा, कितना वित्तीय सहायता मिलेगा, ये योजना आयोग डिसाइड करता था, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फॉरेन जो है रिजर्व हमारे पास, विदेशी मुद्रा भंडार। यूपीएससी है, मुझे लग रहा है कि ना यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 25 मई को जो एग्जाम हो रहा है ना, पूछेगा आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा कि भारत का कभी भी जो विदेशी मुद्रा भंडार है 700 अरब के डॉलर के पार गया है। तो जी हाँ, एक बार गया है सितंबर 2024 में, ये देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। ऐसा स्टेटमेंट करके पूछ सकता है। पहला ही हो गया। आपको बता दें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, इसको कौन मेंटेन करता है भारत की तरफ से, आरबीआई करता है, वहां पे एसबीआई लिख देगा ऑप्शन में, कंफ्यूज नहीं करना है। तो हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से जो है ना आइटम शामिल होता है, तो आपको बता दें गोल्ड इसमें शामिल होता है, आईएमएफ के पास जो रिजर्व है हमारा वो शामिल होता है, एसडीआर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है वो शामिल होता है, और फॉरेन करेंसी एसेट शामिल होता है। ठीक है, और आपको बता दें डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया और पाउंड हो गया। इससे कंपेयर भी भारतीय रुपए में कंपेयर कर लीजिएगा कि मुझे एक यूरो खरीदना है तो मुझे कितना पे करना होगा, तो मुझे लगता है कि 90 रुपए के आसपास पे करना होगा, तब जाके मुझे एक यूरो मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पे यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र जो है यहाँ पे यूएन, भारत क्या बोल रहा है कि यूएनओ में रिफॉर्म होना चाहिए। जो P5 जो कंट्री है जिसको वीटो पावर मिला हुआ, वहां पे अब रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन नंबर 1 हो गया है, भारत एक लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, और उसको वीटो पावर ही नहीं मिला है। तो क्या आज की रिलेवेंस है, आज के लिए वो रिलेवेंस है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोई भी चीज का रिलेवेंस जो है ना, अगर मान लीजिए आज के दौर में कोई रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है कि नहीं है, तो उसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और यूएनओ जो है ना 1945 का जो सिनारियो था उसके हिसाब से बना हुआ था, लेकिन आज 2025 के हिसाब से नहीं है वो, तो उसमें चेंजेस चाहिए। भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि चेंज करो उसमें। खैर, ये तो मेंस का टॉपिक है। अब देख लीजिए पीटी में क्या पूछेगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो यूएनओ के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र है ना, कितना आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया 6.3, और जीडीपी की अगर बात करें तो 6.4। दो फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछेगा। पहला हो गया, यूएनओ जो है ना एक रिपोर्ट निकालता है, विश्व आर्थिक स्थिति संभावना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, विश्व आर्थिक स्थिति संभावना जो रिपोर्ट निकालता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देगा, आईएमएफ लिख देगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अब भारत जो है ना विश्व जो है ना अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत फिर भी वृद्धि कर रहा है। इसके पीछे क्या करना पता है, भारत का जो निजी खपत है और सार्वजनिक जो निवेश है वो बहुत बड़ा कारण है कि भारत जो है ना एक फ्लेक्सिबल बना हुआ है। अब बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में देने जाओगे ना, बिहार का सीजीएल वगैरह देने जाओगे ना, बिहार का कोई भी एग्जाम देने जाओगे या नेशनल एग्जाम देने जाओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गया शहर, आपको पता है ना भगवान बुद्ध को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया में। पता ना, गया का जो बौद्ध मंदिर है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, पता है ना आपको। गया का आप देखो, बिहार में नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको भी जो है ना यूनेस्को से दर्जा मिला हुआ। ठीक है, तो बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पूरा विश्व में भारत की जो स्थिति है, उसी प्रकार भारत में जो बिहार की जो स्थिति है ना, लगभग लगभग मैच करता है। तो भारत ये हो गया। साथ ही आपको बताते गया का नाम क्या हो गया, गया जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी तो देने जाएंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही में आपको बता दें
कुछ कुछ कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जैसे जीविका बैंक पूछेगा कि आपका जीविका बैंक जो है ना बनाने का निर्णय लिया गया है, सही है या गलत है, तो इस कैबिनेट में इसको भी बनाया जाएगा। फिर आपको बता दें यहाँ पे जो है ना 5 जनवरी को एक राजकीय समारोह मनाया जाएगा। सुशील मोदी का जो उस दिन ना जन्मदिन है, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बिहार में कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापना किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जीविका दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जो कि महिलाओं जो है ना ग्रुप बना के अपने रोजगार के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए काम करती है, ध्यान रखिएगा। ये सब मेंस का टॉपिक है, यही सब आपको चेपना है वहां पे। फिर बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 151। पहले कितना था? 159 था, अब कितना हो गया? 151 हो गया, ध्यान रखिएगा। और कौन निकालता है इसको? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर निकालता है। ये हो गया। टॉप में कौन है? फिनलैंड है, एस्टोनिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 टर्म मिलेगा, वैश्विक कार्बन बजट, ये यूपीएससी का टॉपिक है ये वाला। सागर माथा संवाद क्या है? तो सागर माथा संवाद में ना लोग लगेगा कि समुद्र से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, तो वहां पर अगर पर्यावरण लिखा हुआ रहेगा ना, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, तो उसको टिक मारिएगा, ठीक है। सागर माथा संवाद में जो है ना क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करता है। देखिए वैश्विक संवाद तंत्र है, ये है पहला फैक्ट। वैश्विक कार्बन बजट क्या है? तो यहाँ पे जो है ना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको लिमिटेड रखना है मतलब कंट्री में, मतलब विश्व में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने देना नहीं है। तो वैश्विक कार्बन बजट से क्या समझते हैं? 4 स्टेटमेंट देकर लिखा रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और वहां पर टिक मारिएगा। मतलब कार्बन बजट मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड तक ही हम लोग कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग को फिर बढ़ा देगा। ऐसे ऐसे करके आपको वहां पे क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, हर एग्जाम में पूछा गया। तो 58 नंबर का जो है ना 2 लोगों को मिला था। एक जो संस्कृत के विद्वान, क्या नाम है उनका? ये देखिए राम भद्राचार्य और मशहूर कवि गीतकार गुलजार, 2 को मिला है 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी 59 किसको मिला है? तो विनोद कुमार को। ये फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के संबंध में दूसरे राज्यों में, आपको पता ना राष्ट्रपति अभी प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, ये सलाह मांगा है कि आप बताइए कोई विधानसभा अगर कोई बिल पास करता है या संसद कोई बिल पास करता है, तो क्या विधानसभा के मामले में राज्यपाल के पास समय सीमा है कि इतने ही टाइमलाइन के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पे कंसेंट देना होगा, या संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति को जो है इतना समय सीमा के अंतर्गत जो है यहाँ पे अपना सहमति देना होगा? क्या ये सही है? ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दिया गया है? हमारे संविधान का सुरक्षा करने का, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान जो है ना खारिज कर दिया। क्या खारिज कर दिया? पाकिस्तान बोल रहा था कि भारतीय मिसाइल जो है ना अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है, तो इस चीज को खारिज कर दिया गया। पूरा का पूरा जब आर्टिकल याद रखिएगा ना, 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अफगानिस्तान को लेकर। ये किन किन देशों के साथ जो है ना सीमा साझा करता है? 2 बार एग्जाम में यूपीएससी में पूछ लिया है, यूपीपीसीएस में पूछा है, मुझे लगता है जेपीएससी एग्जाम में भी पूछा है, मुझे लगता है देखा था मैंने वहां पे, तो वहां पे पूछा था इस चीज को। तो बार बार पूछता है, याद रखिएगा कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है, भारत के साथ भी करता है ये। अभी आप देखोगे ना पाकिस्तानी और सीरियाई नागरिक जो है ना भारत के कर्नाटक का जो करवार बंदरगाह ना वहां पर उतरने का कोशिश कर रहे थे, तो सीधा पूछेगा कि करवार बंदरगाह जो है ना खबरों में रहा था किस राज्य में है, तो वहां पे बंदरगाह में वहां पे गुजरात लिख देगा, वेस्ट बंगाल लिख देगा, फिर वहां पे तमिलनाडु लिख देगा, वहां पे केरल लिख देगा, कर्नाटक लिख देगा, तो लोग कंफ्यूज कर देंगे। तो करवार से कर्नाटक आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही से पूछता है एग्जाम में। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूले। धीरे धीरे से ही लोग आ रहे हैं हमारे जो है चैनल पे, लोग अपना विश्वास दर्ज कर रहे हैं, और अपना ही इस तरह का जो है विश्वास बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।